session, practical session of this training, the greenhouse advantage empowering entrepreneurs in vegetable cultivation. Today it's 26th of November and we are here to practically demonstrate to you that green leafy vegetables, we can grow green leafy vegetables under controlled conditions. And we simply want to tell you that what are the ways through which we can go for training and pruning of vegetables under controlled और under open conditions. जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो पॉली हाउस है ये ज़्यादा हाई कॉस्ट भी नहीं है, ज़्यादा जिसको हम बोलेंगे हाई टेक भी नहीं है, एक मीडियम कॉस्ट पॉली हाउस है जिसमें कि सिर्फ इतनी अरेंजमेंट्स हैं कि आपका जब टेम्परेचर अगर बाहर ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, फैंस के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं. इसी तरह से अगर हमें ज़्यादा इसमें शेड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वार्मथ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है बट वार्मथ की ज़रूरत है, उस टाइम हम इन शेड, ये जो नेट्स हैं इनको स्प्रेड करते हैं मैनुअली, खुद से हम स्प्रेड करते हैं इनको. वो कब करते हैं, अगर जैसे ज़्यादा समर जब हो, हीट ये लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा लाइट आती है अंदर, उस टाइम हम शेड नेट्स का यूज़ करते हैं कि ज़्यादा इंटेंसिटी ना हो. हाँ, जैसे अगर हमारे इसमें टोमेटोज़ ग्रो कर रहे हैं, आपने देखा होगा टोमेटोज़ में एक आता है जिसको हम सनस्कार बोलते हैं. अगर उसमें ज़्यादा ब्राइट लाइट में वो ग्रो किए जाएं तो वो वाइट जैसे हो जाते हैं, उसको हम सनस्कार, डिस्कलरेशन होता है. तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उस टाइम हम ये नेट्स का यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से सर्दियों में अगर हम देखेंगे तो सर्दियों में थोड़ा सा जब टेम्परेचर कम होता है, एट नाइट हम इनको स्प्रेड करके रख सकते हैं ताकि टेम्परेचर में थोड़ा सा हम मेंटेन कर पाएँ. इससे ज़्यादा तो नहीं होगा मेंटेन बट फिर भी हल्का सा हो जाता है अगर हम नेट्स वगैरह. इसी तरह से कोई परसों, यस इट मस्ट बी 10 to 15 डिग्रीज. यस, जैसे बाहर टेंटेटिवली हम क्या कहते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्रीज होगा तो अंदर हम कहते हैं कि इट इज़ मोर देन 10 डिग्रीज, इट्स अप टू 20 डिग्रीज. 10 डिग्री का डिफरेंस होता है यूजुअली. जो बाहर का टेम्परेचर होगा, बाहर के टेम्परेचर से 10 डिग्री तक पॉली हाउस में ज़्यादा होता है. ऑन एन एवरेज यही देखा गया है. तो उस 10 डिग्री का फ़ायदा उठाते हुए हम डिफरेंट वेजिटेबल्स, जैसे डिफरेंट सीडलिंग्स यहाँ पे लगा सकते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स लगा सकते हैं. मगर जो हमारा ये वाला टाइम है, जैसे नवंबर ऑनवर्ड्स है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें लीफी वेजिटेबल्स ही अपने कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, वो भी जो मीडियम कॉस्ट पॉली हाउसेस होते हैं. अगर हमारे पास कोई हाई टेक पॉली हाउस होगा जिसमें कि हीटिंग सिस्टम्स होंगे, हीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे, उसमें हम कर सकते हैं कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं. जैसे हमने आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाए, मतलब हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक स्ट्रक्चर्स दिखाए. वो सब तब काम करेंगे अंडर आवर कंडीशंस ड्यूरिंग द विंटर, जब वो हाई टेक सिस्टम्स में लगाए जाएँ. हाई टेक सिस्टम्स में लगाने का मतलब है जब हम लाइट को भी मैनेज करेंगे, लाइट इंटेंसिटी को, टेम्परेचर को मैनेज करेंगे, तब जाके वो सब हम लगा सकते हैं. चूँकि आप लोगों का जिस मतलब मुझे जो लगा कि आप जिस कैटेगरी में आएंगे, आपके पास या तो लो कॉस्ट होंगे या मीडियम कॉस्ट पॉली हाउसेस होंगे, उनके लिए यही सजेस्टेड है कि आप लोग ग्रीन लीफी इन मंथ्स में, जब कि सीवियर विंटर होता है, उन मंथ्स में आप यही ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो. अब अगर कोई इसमें एंटरप्रेन्योर मतलब बनना चाहता है, कोई हाई टेक पॉली हाउसेस लगाना चाहता है, वो फिर मतलब उसी तरह से क्रॉप्स भी ले सकता है, उसी तरह से क्रॉप्स भी ग्रो कर सकता है. अदरवाइज़ यही है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनिश है, ये केल है, नॉलखोल है, ये सब इसमें लगाया जा सकता है इस सीज़न में. दूसरी चीज़ जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये स्ट्रिंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं. ये स्ट्रिंग्स लगाने का यही मतलब है कि जैसे हमने आपको कहा, जैसे समर में जब हम लगाते हैं एज खरीफ क्रॉप, जैसे हम टोमेटो लगाएंगे, चेरी टोमेटो लगाएंगे, कुकम्बर लगाएंगे, वो सब हम इसमें लगा लेते हैं और इसमें एक सक्सेसफुल क्रॉप आता है. कुकम्बर में या जो हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो होते हैं, हाँ, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं हमारे पास. एक तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं.
जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं जब हम ओपन कंडीशंस में लगाते हैं उनकी क्रॉसिंग बीज वगैरह, हनी बीज, बम्बल बीज या बाकी इंसेक्ट्स, या कभी मतलब विंड के थ्रू होता है पॉलिनेशन। लेकिन जब हम उनको यहाँ पे लगाएंगे जिनको क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, तब हमें यूजुअली अगर हम नॉर्मल वैरायटीज़ जैसे कुकम्बर की नॉर्मल वैरायटीज़ जो क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, अगर हम उनको यहाँ पे लगाएंगे अंडर कंट्रोल कंडीशंस, तब हमारी यील्ड मतलब नहीं आ पाती है, डिक्रीज़ होती है। तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, या तो हमें बी हाइव्स रखने होते हैं, अपने पॉली हाउस में रख सकते हैं बी हाइव, या हैंड पॉलिनेशन करनी पड़ती है। वो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि पॉलिनेशन हम कैसे करेंगे अगर हम हैंड पॉलिनेशन की बात करते हैं। या इवन ओपन कंडीशंस में भी कभी क्या होता है कि हमारा फ्रूट सेट नहीं होता है, चाहे हम कुकम्बर की बात करें, बॉटल गॉर्ड की बात करें, तो हमारा फ्रूट सेट नहीं होता है। उस टाइम भी हम हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि पॉलिनेशन इंक्रीज हो और हमारा फ्रूट सेट भी आ जाए। तो जहाँ तक इन स्ट्रिंग्स वगैरह का ताल्लुक है, ये मतलब सिंपली हम इन्हीं के साथ बांधते हैं अपने जो हमारे कुकम्बर वगैरह होते हैं, इन्हीं के साथ हम उनको बांधते हैं। अब ये है कि जैसे अगर ओपन कंडीशंस होंगी तो जब हम उसको मतलब हमारे पास इतना अच्छा एरिया होता है, इतना सारा एरिया होता है कि वहाँ पे हम उसको प्रून नहीं करते हैं यूजुअली। अगर हम टोमेटो भी लगाएंगे या ये भी लगाएंगे, यूजुअली हम प्रूनिंग नहीं करते हैं, लेकिन प्रूनिंग हम अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स करते हैं। और इसलिए करते हैं कि प्रोटेक्टेड कंडीशंस में रिकमेंडेड है कि हमारे पास लो वॉल्यूम क्रॉप्स होने चाहिए, वो क्रॉप्स जो ज़्यादा फैले नहीं, वो हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल स्पेस ज़्यादा होती है बनस्पति के हॉरिजॉन्टल स्पेस। हम चाहते हैं कि इस स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हम अकोमोडेट करें, तो इस वजह से उनका जो मॉर्फोलॉजी होगी उसको हम ऐसे ब्लेंड करते हैं कि वो ज़्यादा वर्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करे और हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो मतलब हम कभी सिंगल स्टेम प्रूनिंग रखते हैं, कभी 2 स्टेम प्रूनिंग रखते हैं। टोमेटो में, चेरी टोमेटो में या कुकम्बर में हम कभी एक स्टेम को ही ऊपर आने देते हैं, और ये डिपेंड करता है वैरायटी पे, कौन सी वैरायटी हम लगा रहे हैं। कोई वैरायटीज़ ऐसी हैं जो 2 स्टेम्स पे अच्छा यील्ड हमें देती हैं, कोई वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक स्टेम पे हमें अच्छा यील्ड देती हैं। तो कौन सी टाइप ऑफ प्रूनिंग हमें करनी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास वैरायटी कौन सी है। और जहाँ तक कुकम्बर का ताल्लुक है, जब हम पॉली हाउस कंडीशंस, कंट्रोल कंडीशंस की बात करते हैं, तो हम पार्थेनोकार्पिक वैरायटीज़ लेते हैं। वो वैरायटीज़ जिनको मतलब हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से फ्रूट्स ऐसी बनाई गई होती हैं, ऐसी ब्रीड की गई होती हैं कि वो विदाउट एनी क्रॉसिंग और विदाउट एनी पॉलिनेशन हमें फ्रूट दे देती हैं। वो वायर का डाया क्या होना चाहिए? हाँ, डाया किसका? वायर का ये कितनी थिक होनी चाहिए? हाँ, तो हाउ मच? 2 to 3 mm, 2 to 3 mm ही होनी चाहिए। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप इस पे कौन सा कितना क्रॉप वेट चढ़ाना लगाना चाहें। चाहिए। जैसे It कुकम्बर depends है, on that. कुकम्बर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये लगता है थिक। जो टोमेटो जैसे चेरी टोमेटो है वो लाइट वेट होते हैं, उसके लिए अगर वैसा, मगर यूजुअली हम क्या करते हैं, एक ही रखते हैं लगा के, उससे हमारा लेबर वगैरह बहुत बचता है। अगर हम बार बार इसको चेंज करते रहेंगे, बार बार लगाते रहेंगे, तो उससे थोड़ा हमें मतलब वो लेबर इंटेंसिव हो जाता है और हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो उसमें किस क्रॉप में, और ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, वो डिपेंड करता है मतलब कौन सी आइसोलेशन डिस्टेंस हम रखेंगे। जैसे अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करेंगे, अगर हमें ब्रीडर सीड बनाना है तब भी हमें 50 मीटर्स का आइसोलेशन डिस्टेंस रखना पड़ता है। इसी तरह से कुछ क्रॉप्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही क्रॉस करते हैं, जैसे ब्रासिका फैमिली है, ब्रासिका फैमिली में केल आएगा, ब्रासिका फैमिली में नॉलफॉल आएगा। अगर हम ये एक ही इसमें रखेंगे और इसका सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसमें क्रॉसिंग होने का चांस है, तो वो सही तरीका नहीं है लगाने का। लेकिन अगर आप फॉर वेजिटेबल पर्पस कर रहे हैं, जैसे आप इस साइड से केल लगाएंगे, उस साइड से नॉलफॉल लगाएंगे, तो कोई ऐसा क्रॉसिंग होने का या कुछ होने का चांस नहीं होता। सजेस्टेड कि इसको आप क्लीन रखना।
कोई वीड ना रखो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वीड हुआ है हम इसको अपरूट करते हैं, वीड नहीं रखते हैं क्योंकि वीड ही कॉज ऑफ डिजीज़ या पेस्ट इन्फेस्टेशन बाद में बनता है। हम कोशिश करते हैं कि ये सारा मतलब साफ सुथरा रहे। कंट्रोल के लिए जैसे हमने अगर टोमेटो वगैरह लगाया तब हम वीड कंट्रोल के लिए इधर एक मैट ही डालते हैं मल्च की तरह, वाइट कलर या ब्लैक कलर का, उसे हमारा वीड कंट्रोल होता है। ये बॉटल्स जो है ये एक्चुअली जो हमारे पास, ये तो कमर्शियल इसके लिए नहीं है, बट जो जैसे हमारे पास घरों में पॉट होते हैं ना, तो इसमें हम पानी डाल के ये एज ड्रिप इरिगेशन उनमें काम करते हैं। इसको डालना हो, इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का रखेंगे तो बिल्कुल हल्का हल्का ड्रॉप आता है ना। दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक, इसमें हम नॉर्मल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो हम करते हैं। फ्लॉचेस के फ्लॉचेस में क्या होता है कि इनकी हाइट जैसे देख रहे हैं ना आप, बहुत कम है इनकी हाइट, जितनी कि एक सीडलिंग जब हम ग्रो करेंगे उसके लिए ये सूटेबल है। इसमें अगर आप देखेंगे अंदर से ये सिंपली आयरन का बना हुआ है जिसको कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें और भी लो कास्ट बनाना है इसको, तो हम इसमें जो हमारे पास लोकली अवेलेबल टिम्बर होगा वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फंडा यही है कि इसकी हाइट कम रखनी है, हाइट कम रखने से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है बहुत, और अगर हम इसको स्लोप मेंटेन करेंगे तो जब बर्फ़ वगैरह भी होती है कुछ हद तक ये उसको भी रेजिस्ट कर सकता है। तो अर्ली सीडलिंग रेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अर्ली सीडलिंग रेजिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है जब फरवरी का जैसे टाइम आता है, हमारे पास अगर सीडलिंग रेडी होगा उस टाइम, जैसे स्क्वाश होता है हमारा एक क्रॉप, अगर हम लेट फरवरी में स्क्वाश इसमें लगाते हैं हाँ, तो वो भी अच्छे से हमें फ्रूट देता है। बाय द एंड ऑफ मार्च और बाय मिड ऑफ अप्रैल वो हमें क्रॉप दे सकता है अगर हम इसी में उसको लगाएंगे। वो भी हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है, किया हुआ है, जिसमें कि हमें सक्सेसफुल क्रॉप ऑफ स्क्वाश मिला, क्योंकि जो स्क्वाश है वो अर्ली समर क्रॉप है, जैसे मार्च अप्रैल मई में वो हमें ये यील्ड देता है अगर हम उसको अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस लगाएं। अरबी अल्ब जिसको बोलते हैं ना, अरबी अल्ब। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप देखेंगे ये मल्च है, जिसको हम मल्च कहते हैं, यहाँ पे जो डाला हुआ है। इस मल्च से भी क्या होता है कि जो माइक्रो क्लाइमेट एक प्लांट का होता है वो इम्प्रूव होता है, उसको थोड़ा सा हायर, उसके रूट को थोड़ा सा हायर टेम्परेचर मिलता है। दूसरा कि इसमें मॉइस्चर जो होता है वो कंजर्व होता है। जैसे किस क्रॉप के लिए है? इसमें आप कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं, इसमें आप सॉइलनेशियस वेजिटेबल्स जैसे हैं जिसमें हमारा टमाटर, बैंगन, कैप्सिकम वो सब आता है, वो हम लगा सकते हैं। हाँ, उनमें मल्चिंग होती है? रूट क्रॉप्स ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? यहाँ पे जो हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक तो बेसिकली मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए किया जा सकता है, दूसरा वीड मैनेजमेंट के लिए जो हम यहाँ पे करते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस लिए कर रहे हैं। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत होती है, तो अगर वहाँ पे मल्च और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे हम क्रॉप्स को अच्छे से रेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा वीड इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से हम ब्लैक मल्च का इस्तेमाल करते हैं। और इसके नीचे जो है ड्रिप लाइंस लगी होती हैं, आप देखिए वहाँ से लाइंस हैं, ड्रिप लाइंस हैं जो इसके नीचे जाती हैं, और इसको जब भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है तो उसी के थ्रू। अदरवाइज़ मल्च में वो फ्लड इरिगेशन टाइप वो नहीं चलता है, इसमें हमेशा हमें ड्रिपर्स लगाने पड़ते हैं। इसी तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्चेस, जैसे यहाँ पे आप एक कलर का देख रहे हो, यहाँ पे एक कलर का देख रहे हो, ये क्रॉप पे भी डिपेंड करता है। पॉलिथीन की थिकनेस क्या होती है? 200 माइक्रॉन्स। हाँ, नहीं, ये 200 थिक होता है जो हमारे कितने पास माइक्रोन? 200 माइक्रॉन्स। बेसिकली प्योरली वाटरप्रूफ। यस, लेकिन ये जानवर वगैरह फिर खाते हैं। हाँ, ये डैमेज्ड है, ये मतलब ऑल्दो क्रॉप भी हार्वेस्ट हो चुका है, अभी ये यहीं पे है, मे बी फरवरी में ये फिर से यूज होगी। मैम ये जो हम बेड बनाते हैं तो मुझे बताएं कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा बेड के अंदर ज़्यादा होती है या आम प्लान में? हाँ,
देखिए अगर हम ओपन कंडीशंस की बात करेंगे ना, हम बोलते हैं रेज्ड बेड्स बनाएंगे। रेज्ड बेड्स इसलिए बोलते हैं कि अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग का खतरा हो, जैसे बारिश हुई, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी आ ही जाता है, जमा रहता है, खड़ा रहता है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम बोलते हैं कि उन एरियाज में हमें रेज्ड बेड्स बनाने चाहिए। तकरीबन 15-20 सेंटीमीटर उनको रेज करना चाहिए, ताकि जो साइड्स में ड्रेन्स रहेंगी ना, पानी जब आएगा चाहे वो रेन वाटर हो तो वो उन्हीं ड्रेन्स में चला जाता है और फिर वो बाहर निकलता है। दूसरी चीज़ जो याद रखनी होती है वो है कि थोड़ा स्लोप मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो ही इस नाली में पानी आया वो बाहर की तरफ निकल जाए, वो एक्यूमुलेट ना हो। उस वजह से यूजुअली हम कहते हैं कि अदरवाइज़ अगर आपका लैंड ऐसी एरिया पे सिचुएटेड है जहाँ पे वाटर लॉगिंग का कोई खतरा नहीं है, वहाँ पे अगर आप ये रेज्ड बेड्स नहीं भी लगाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे कल वहाँ लेकिन CITH में था वहाँ पर रेज भी था और नॉर्मल है और ये भी किया हुआ बिल्कुल प्लेन था। मगर ये है कि जो CITH है ना, वहाँ पे वाटर लॉगिंग का कोई खतरा वो इन्हें वो वाटर लॉगिंग वहाँ खतरा नहीं है। क्योंकि वो करेवा लैंड है ना, वहाँ पे करेवा लैंड है वहाँ पे। हाँ आप बोलिए कुछ और। मैं ये आलू आलू हमें मैडम बेड के अंदर वो बनाने चाहिए या प्लेन? तो आलू कल्टीवेशन कुछ उससे क्रॉप्स ज़्यादा हैं होती है जैसे इसमें? बिल्कुल हाँ, कुछ क्रॉप्स हैं जिनमें कि रिकमेंडेड ही है कि रिजेस पे लगाए जाएं। जैसे कि आलू जो आप बोल रहे हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि उसमें जिसको हम अर्दिंग आप बोलते हैं, पहले हम उसमें नालियाँ जैसी बनाते हैं, है ना, तो उनमें हम आलू डालते हैं। उसके बाद उसको अर्दिंग आप बेर बेर इसलिए खालान कि अख जो उसका जो स्टेम होता है उसको सपोर्ट उससे मिलता है। अदरवाइज अगर आप नहीं चढ़ाएंगे ना मिट्टी, ये ऐसे फैल जाता है। तो जब आपको लगे कि इसकी ज़रूरत है ना, अगर आपको लगता है आपके एरिया में मल्च की ज़रूरत है, मैंने बोला ज़रूरत तब है अगर आपको आपके पास मतलब वाटर स्कैर्सिटी है, पानी नहीं है, आप पानी को बचाना चाहते हैं, तब उस टाइम आप ये लगा सकते हो, क्योंकि ये कंजर्व करता है मॉइस्चर को। अगर आपको नॉर्मल फील्ड में हर हफ्ते इरिगेट करना पड़ेगा, जब आप ये कवर डालोगे तो मे बी 15 दिन 20 दिन बाद आपको इरिगेट करना पड़ा। लेकिन इसमें भी जो फिर मैंने कहा कि ड्रिप लाइंस डालनी पड़ती हैं, अनलेस यू गो फॉर ड्रिप लाइंस ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसमें आप फिर फ्लड इरिगेशन या अगर आप फिर फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहो किसी, जब हम कमर्शियल स्केल की बात करेंगे तो हमें फर्टिलाइजेशन भी प्रॉपर डोज देना है, तब आप नहीं दे पाओगे अगर आप ऐसे ही रखोगे और आपके पास ड्रिप लाइंस नहीं होंगी। हाइट क्या होनी चाहिए इसकी अगर हम बनाएं? ये 15 to 20 स्टार्ट में आप इसको रखोगे 15 to 20 सेंटीमीटर्स, फिर ये खुद ही थोड़ा नीचे चला जाता है, बट जो हमें चाहिए इसकी हाइट वो मेंटेन रहती है। जो मैं बोल रही थी ना, सीड प्रोडक्शन, कुछ वेजिटेबल्स की सीड प्रोडक्शन यहीं पे होती है अंडर हाई आल्टीट्यूड कंडीशन, उसमें ये कैबेज भी आता है। हाँ, कैबेज की अगर हम सीड प्रोडक्शन की बात करें, या जो आपने वहाँ पे पर्पल वियाना देखा ना, नॉल खोल, उसकी सीड प्रोडक्शन, कैबेज की सीड प्रोडक्शन, यहाँ से अगर आप देखेंगे केल, जो हमारा खानियारी हम बोलते हैं केल, वो खानियारी हाक है वहाँ पे, उसकी सीड प्रोडक्शन, इनकी सीड प्रोडक्शन एज अ वेंचर हम कर सकते हैं यहाँ पे, एज अ स्टार्टअप आप कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशेंट लैंड है। और इसका ये है कि जो प्लेन एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के, प्लेन जो हैं वहाँ पे ये सीड नहीं बन पाता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके सीड के लिए चाहिए वो वहाँ पे नहीं होते हैं, ये हिली एरियाज़ में ही बनता है। इसलिए इसका एक है कि आप इसको उन एरियाज़ में फिर सप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन हम बोलते हैं ना, ये ब्योल बनाओ, ब्योलिस मन खास ख्याल था उनके, ये गसी यूनिफॉर्म कुन गस आसुन, ये मतलब बिल्कुल कुनी कैटेगरी गस आसुन, ये गस ना आसुन कि आख वथर आस प्लेन या आकाश अक किस्मुक वथर बेकस, तम विच इस वनान कि अस या सिलेक्शन पेवन कर, सिलेक्शन करनुक मकसद छ आसान कि कुनी टाइप वैरायटी बिल्कुल अक कैटेगरी गस आसुन, तम पत हेको अस सीड प्रोडक्शन कर ठीक। दयम चीज यु जन आसान छ, आत मन छ थाउन आसान ख्याल, या जन अस वनान छ आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब इकवटे हेको न अस करित, येतथ वो मंज येतथ वो ये, अगर त्युथ गो तेल छ अस आसान अस पेठ, अगर कुन जाय चूंकि जमीन छ अस पलत आसान, तम विच अस
नेट पे था Najat, yet per go khosh ali cha asl krabaz. असल लायक है। तारीफ करें यम कि आप वारियाह वातान अभी तक हमने जैसे वहाँ पे मैंने आपको दिखाया हमने लो कॉस्ट पॉली हाउसेस जो कि हम लोगों के पास आम तौर पे हैं आप सबके पास होंगे घरों में या लो टनल्स हमारे पास हैं जो हम अर्ली सीडलिंग वगैरह के लिए लेकिन अभी तक जो हमने सिर्फ स्लाइड्स में देखा ना कि हमारे पास एक बड़ा पॉली हाउस जिसको कि टोटली हाई टेक है आईओटी लगा हो बाकी चीज़ें ये वो बन रहा है तो इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है अगर आप रूफ़ की बात करें अगर आप देखें इसकी जो छत है ना ये रिट्रैक्टेबल रूफ़ है मतलब कंपनी का हम आपको बोलेंगे ये जो है ये रिट्रैक्टेबल रूफ़ है रिट्रैक्टेबल मतलब है जब हमें चाहिए छत तब हमारे इधर रहेगी जब नहीं चाहिए ये ऑटोमेटिकली कोलैप्स मतलब ये बंद हो जाएगा मैं वहीं पे इसको बोलूँगी इरिगेट करो कहाँ पे करो मतलब इतना हाई टेक है प्रोविजंस हैं इतने हाई टेक होने के कि हम कहीं और बैठे होंगे और हम उस सिस्टम को वहीं से ऑपरेट करेंगे चाहे हमें इरिगेशन करना हो चाहे हमें टेम्परेचर कम करना हो चाहे हमें फॉगर्स ऑन करने हो कुछ भी करना हो तो हम कर सकते हैं वैसा हाई टेक सिस्टम हो सकता है अब ये है कि इनिशिएटिव की बात होती है और मतलब इन्वेस्टमेंट की बात होती है इस ट्रेनिंग के दौरान हमने आपको बहुत कुछ बोलने की कोशिश की कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आप ले सकते हैं लोन कहाँ से ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं फिर ये भी बताने की कोशिश की कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ किस किस चीज़ की हैं बाकी आप तक है ये कि आगे आप कितना क्या कर सकते हैं So actually there is one more provision जो HADP में वो प्रोजेक्ट बना है we have only 250 crores around to about 250 crores for establishment of these high tech poly houses at the farmers field so वहाँ पे एक revolutionary step होगा जहाँ पे high tech आप बोल रहे हैं and then it will be possible inshallah what we hope also कि आप summer vegetable during winters भी कोशिश करेंगे we will be trying it because अभी तक तो हमने किया नहीं है now this is the first high tech जो मेजर यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का सो वी विल ट्राई टू रेप्लिकेट इट एट द फार्मर्स फील्ड बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो होती है वो यहीं से डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस से जाएगी सो दिस इज द फर्स्ट फार्मर अगर ये ऑप्ट करता है दैट मींस ही हैज टू अप्लाई अंडर एचएडीपी Yes, they have to apply under HADP and there will be 80% subsidy. 80% component subsidy. that is involved. And 20% Yes. will be Only 20% will be from the farmers' pocket. Farmers' pocket. Yeah, nothing like that. And then they have to submit the application first of all, and then the department team will go to the farmers' वो field. तो They will process, visit. And the process, for example, थोड़ा सा वो तो आपको उसमें तो फिर देखिए ना जो ये अब तो सॉइल का मसला नहीं है नहीं हाइड्रोपोनिक्स में तो सॉइल का मसला नहीं है मल्टी टायर सिस्टम भी आप कर सकते मल्टी-टायर हैं सिस्टम में तो फिर मेजर जैसे बिकॉज़ leafy आपका vegetables. वन सी आ रहा है इट इज फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग हाइड्रोपोनिक्स Exactly, it will be on the complete basis जो developed countries economies में हम देखते हैं ना वो shelf system होता है and then vegetables grow होते हैं इसमें in आप tray systems. एज आप क्या ग्रो करेंगे लेट्स It will be not only लेट्यूस इसमें हम हर जैसे हमने कलर्ड कैप्सिकम की बात की हमने चेरी टोमेटो बट हाइड्रोपोनिक्स में तो मेरे ख्याल से नहीं it's not only lettuce लिमिटेशन रहेगी ना आपको वो नहीं we go for hydroponic cultivation of tomato also हाइड्रोपोनिक में अच्छा खासा ये ग्रो हुआ था ना tomatoes cucumbers एवरीथिंग we have good technologies actually वही high value vegetable crops of the naturally Only vegetable. यस वेजिटेबल यू कैन ग्रो फ्रूट वेजिटेबल मतलब इसमें अंडर पॉली हाउस कंडीशंस यू कैन गो इवन फ्रूट ट्रीज यू कैन ग्रो फ्रूट ट्रीज यहाँ पे है ब्लूबेरी जो है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है और उसका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी बहुत अच्छा है और ये है कि वो हाई पेरिशेबल की हाईली पेरिशेबल आइटम्स में नहीं आता है तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन उस पर आप कह रहे थे ना कुछ काम कर रहे हैं उस पे हाँ वो फ्रूट साइंस वाला डिपार्टमेंट जो है दे आर वर्किंग ऑन इट एक्चुअली जब आप ये कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स करेंगे ना विद द ओपन जो फील्ड हम ओपन फील्ड में वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते हैं जैसे टोमेटो लेंगे यहाँ पे एक कंट्रोल्ड सिस्टम होगा टेम्परेचर विल बी वेरी मच ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी विल बी ऑप्टिमम जो फ्लावरिंग के बाद वो फ्रूट सेट वाला काम है
तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्रूट सेटिंग होगी, विद द रिजल्ट अल्टीमेटली यील्ड बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. सो इट विल नॉट बी कि बाहर हमें प्रॉब्लम होती है और क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. जैसे हम टोमेटो लेंगे या कोई और वेजिटेबल क्रॉप लेंगे और इवन फॉर दैट रीजन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, तो बाहर हमारी वेदर वैगरीज की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फार्मर्स हमारी फेस करते हैं प्रॉब्लम्स. बट देन वंस इट कम्स टू द हाई टेक, जहाँ आपको क्रॉप को ये वाला टेम्परेचर चाहिए, ये वाला रेंज चाहिए, एंड कम्प्लीटली वी आर गिविंग दैट रेंज. नेचुरली फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी होगी, यील्ड बहुत ज़्यादा उम्दा आता है, बहुत अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छी होती है. अच्छा, वन मेन थिंग इज़ दैट जो डिजीज़ ओपन में आती हैं, यू नो कि एनवायरनमेंट हम यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे, विद रिजल्ट डिजीज़ का खदशा जो होता है, बहुत प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, इंसेक्ट अटैक बहुत कम होगा. एंड देन अगर कहीं पे खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होती है इंसेक्ट अटैक की, देन वी विल बी एबल टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. नाउ द मेजर beauty that is associated with the high tech, especially once we go for the hydroponics, is that soil borne pathogens के साथ तो हमें काम ही नहीं करना है. सॉइल में तो बहुत पैथोजेंस होते हैं, एंड देन नेचुरली हमें फिर क्रॉप हमारा फार्मर को जो होता है वो फेल होता है, क्योंकि सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, डिजीजेज आती हैं, या आप लीजिए कभी एक्सेस ऑफ रेन्स आते हैं, विद द रिजल्ट हमारा पूरा जो फार्मर का क्रॉप होता है वो तो वही ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर लॉजिंग कंडीशंस, या एक्सेस ड्राउट होता है. यहाँ पे आप हाईटेक में जब जाएंगे इट विल बी IoT बेस्ड एंड ड्रिप इरिगेशन विल बी देयर, तो वाटर इकोनॉमी मोर देन 50-60-70% होगी. सो आपको तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारे पास अब पानी नहीं है जैसे ओपन फील्ड में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इट विल बी ऑपरेटिंग ऑन द ड्रिपर्स. तो और बाहर क्या होता है, कभी इरिगेशन हम करते हैं नॉर्मली व्हाट द फार्मर्स डू, दे गो फॉर फ्लड इरिगेशन. यहाँ पे तो फ्लड का कंसेप्ट ही नहीं है, फ्लडिंग भी बहुत प्रॉब्लम करता है, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, रूट्स जो होते हैं प्लांट के वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं. सो अल्टीमेटली यू विल फील डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स जो हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंशाल्लाह डिवीजन ऑफ वेजिटेबल्स जो ये डेवलप करेंगे, सो इट विल बी वेरी मच यूजफुल ऑल्सो. और यील्ड, क्वालिटी और इंसेक्ट पेस्ट अटैक जो पेस्टिसाइड लोड होगा वो नेचुरली कम होगा, एंड देन इट विल बी डन. इस इतने एरिया का तो आपने जो एनर्जी कैलकुलेशन एट दैट टाइम तो पहले से हुआ होगा. व्हाट विल बी द एनर्जी ये जो फॉर हाई टेक एंड देखिए कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे विंटर्स में ही स्पेशली आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों में प्रॉब्लम होगी. इट विल बी राइट फ्रॉम कहीं पे दिसंबर और जनवरी, वही 2-2.5 महीने आपका ज़्यादा पंगा आता है, जहाँ पे हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ से देनी पड़ेगी. सो रेस्ट ऑफ द ईयर तो हमारा उतना मसला नहीं है. एंड देन वंस इट इज़ रिट्रैक्टेबल, देखिए तो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू हमें उतना वो कूलिंग में ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी, जैसे वो फैन सिस्टम बहुत ज़्यादा होते थे. तो वंस इट इज़ रिट्रैक्टेबल रूफ्स, रिट्रैक्टेबल साइड्स, देन देयर शैल नॉट बी एनी मेजर प्रॉब्लम. एक्चुअली वी हैव डिसाइडेड कि जिसको हम चिल कलाम बोलते हैं उन मंथ्स में पहले फेज में वी विल नॉट रन इट, जैसे फ्रॉम मिड ऑफ दिसंबर जनवरी हम थोड़ा ड्रीम पीरियड रखेंगे, उसके बाद रन करेंगे जब तक हमें एनर्जी का प्रॉपर यूज है, तो एनर्जी कितनी इसमें चाहिए रन करने के लिए, तब जाके हम वो और एक तब क्राइटेरिया जाके है यहाँ पे कश्मीर में, वो एक क्राइटेरिया है. सो इन्वेस्टिंग इन दिस दैट वन ऑफ द क्राइटेरिया. देयर शैल नॉट बी मेजर प्रॉब्लम. तो वो भी इंशाल्लाह दैट विल बी आल्सो रिजॉल्व इन द मीन टाइम, क्योंकि अभी आपको पता है बहुत ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, चाहे सोलर का ऑप्शन आ रहा है, चाहे व्हाटएवर सोलर का डिस्कस भी तो जो व्हाटएवर पॉसिबिलिटीज आते हैं तो वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह. और एक्चुअली दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है कश्मीर में फॉर द फर्स्ट टाइम है कि इतना हाई टेक बन रहा है. तो ये हम श्योर हैं कि दैट इट विल बी अ सक्सेसफुल वेंचर व्हेन इट कम्स टू अदर लैंग्वेज ना. दिसंबर जनवरी इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर दिसंबर और जनवरी वी विल हैव. अगर आप वो भी देखेंगे ना, जो नॉर्मली साग वगैरह जो विंटर्स में होता है दैट टैक्स अराउंड 80 रुपीज़ पर kg, अगर 100 भी चला जाएगा तो, एंड देन देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विद द अवेलेबिलिटी आल्सो. तो वो वाले इश्यूज तो यहाँ पे होंगे नहीं. अगर हम फॉर एग्जांपल लीफी वेजिटेबल्स ही लेंगे जो एक्चुअली तब कश्मीर में अवेलेबल नहीं होते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, एंड देन इट विल बी हेवन फॉर दैट वेजिटेबल्स, जहाँ एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी उतनी रहेगी नहीं. दैट विल बी द ब्यूटी एसोसिएटेड विद द हाई टेक कल्टिवेशन. And then we will be trying to grow the summer crops also. जैसे मैंने पहले बोला, we will be trying because it is a researchable project. So first of all, simultaneously we will go for a commercial cultivation. Already जो हमारे पास technologies developed हैं, जैसे टमाटो में हाइड्रोपोनिक्स, कुकम्बर में मैडम ने भी बहुत काम किया. Now she has also 1 or 2 PhD students on the cucumbers. So बहुत काम कर रहे हैं डॉक्टर फहीमा मैडम भी, and then rest of the vegetables भी. तो across हमारे डिवीजन ने बहुत ज़्यादा काम किया. All the scientists have tirelessly worked and they are putting their very best hard efforts
या हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, कोई और सिस्टम है, और जहाँ पे हमारा सक्सेस रेट और इकोनॉमिक्स बहुत ज़बरदस्त है। यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव के पर कैनाल में इट इज़ BC रेशो इज़ वेरी हाई, इट्स वेरी हाई। सिंस ये रिसर्च का ही बेसिकली है, तो इसमें वी कैन हैव पार्टीशंस एंड वी कैन हैव 3-4 टाइप्स ऑफ वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन गो फॉर पार्टीशनिंग की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी Partitioning उतना, जरूरत नहीं तो पड़ेगी। अगर इवन ज़रूरत भी पड़ती है देन दैट विल बी सीन। अल्टीमेटली बेसिकली तो ये तो एक इसी का रेप्लिका, फिर अगर फार्मर चाहेगा तो इसी का Exactly. रेप्लिका करेगा। तो Exactly. आप मल्टीपल क्रॉप्स भी इसमें Yes, Through hydroponics. simultaneously Simultaneously. actually this will be no doubt diversification will be the key over here also. फार्मर तो फिर एक ही ऑप्ट करेगा। फार्मर तो एक ही ऑप्ट Farmer करेगा, तो जो एक ही उसको opt ज़्यादा करेगा। अपने हिसाब से जो फार्मर चाहेगा, जो मुझे उसको टमाटो सूट की करेगा डिमांड वो तो है, एक ही ऑप्ट करेगा। यस दे विल गो फॉर दैट। सो दैट्स बट यहाँ पे आप 2-3 तरह के वो कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे सीड प्रोडक्शन, वो भी हम कर सकते हैं, बट अभी तो हम कमर्शियल वेजिटेबल कल्टीवेशन पे ध्यान देंगे। दैट विल बी द या फर्स्ट। तो रोज चलिए चेंजिंग ऑफ प्लीज मे बी आफ्टर हायर ऑर्गेनिक पे अभी हम वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट विल बी जस्ट कमर्शियल वंस वी स्पीक अबाउट द कमर्शियल। सो आप मान के चलिए जब हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम लेंगे एंड देन वो तो इसको भी नेचुरली करके केमिकल्स वगैरह पे चलता है, सो इट विल देन तो लेटर ऑन हम सोच सकते हैं ऑर्गेनिक का। पहले तो जो इंपोर्ट हमारा है वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स। कौन सा मटेरियल? रूफ का मटेरियल ये एक्चुअली इनका अभी रूफ का मटेरियल इनको जैन एग्रो टू से जो ऊपर फाइनल मटेरियल क्या था ठीक ना है कुछ नहीं है HDPA भी है। बात भी याद If Juni project găsea ce de uspute. ना स्टाइल प्रोडक्ट But ați o technical team tore. नहीं देखिए मटेरियल कुछ भी हो, क्लैडिंग मटेरियल जो भी होगा उसके साथ नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है So Studiile technology tore. and once it will be a success over here, then we will replicate it at the farmers will. अब जैसे हमारा इतना है 1 करोड़ या 1.5 करोड़ whatever, अब फार्मर इतना ही बनाएगा छोटा वाला, and then अगर क्लैडिंग मटेरियल कोई डिफरेंट भी होगा there shall not be any problem. So but then बट IIT High tech, कैसा high tech is very IIT पत बाकी चीज कैसे मिस कॉस्टिंग तमिश अक सर्टेन एरिया युता एरिया था ताकि सो बाय हाँ वो डिपार्टमेंट ऑफ Viability एग्रीकल्चर things. डिपार्टमेंट अगर इसको अगर छोटा करेंगे मे बी ही इज यू नो कॉस्टिंग मे बी लेस बट मे बी प्रोडक्टिविटी वाइज कम होगी तो वो मे बी नहीं दैट इज द रीजन वो उन्होंने कुछ वहाँ पे एक मतलब लिमिट ये रखा होगा। वर्कआउट करके मेरे कहने का मतलब है अगर ये आपका साइज है ना फार्मर या तो इसके बराबर बनाए या इससे बड़ा बनाए। हाँ अगर इससे छोटा बनाएगा तो वो ही चीज नेचुरली बनाएगा उसकी नेचुरली हाँ कॉस्ट इकोनॉमी वाइज तो नेचुरली कम हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एक है आपको वो फिक्स करना है कि मान लीजिए ये साइज जो भी साइज का होगा या तो यही साइज है या आप इससे बड़ा बना सकते देखिए once the location of the high-tech polyhouse under HADP will be there, so we have to be very short, sure and clear cut. We cannot go to the high altitudes. Like you will speak about the Pahalgam, you will speak about the high altitude area Gulmarg, where we have heavy snowfall also. So then the cost, energy cost conservation या जो यहाँ से हमारा energy वाला level होगा वो तो naturally high हो जाएगा। प्लेन्स में So plains में तो अच्छा रहेगा. This is what we have been actually thinking upon this issue also. क्योंकि जब हम high altitudes पे जाते हैं तो naturally snowfall तो बहुत ज़्यादा होगा. And then there will be a difficulty. हाँ, what actually we have been keeping for the high altitude areas is that एक तो seed production का वहाँ पे होगा. Second thing is that जो हमने off season vegetable cultivation वहाँ पे रखा है, जो हम off season बहुत high rates में बाहर बेच सकते हैं. And then for the plains of the valley also or rest of the country also. So that will be a sort of heaven for the off season. And then जो ये वाला high tech part होगा, what we have been thinking that time also project formulation में, तो division ने तब यही सोचा था कि it will be the best जो हम ये high tech प्लेन एरियाज में देंगे जहाँ एक्चुअली स्नोफॉल कम होगा, लोड कम होगा और एनर्जी कॉस्ट ऑफ जो इनपुट एनर्जी हमारी होगी वो कम देनी वो होगी। कम हो जाएगी। वो सो देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ वो डिवीजन। I think we have to visit it again once it is या ready for that will be more हाँ यस एग्जैक्टली रेन वाटर का सारा इसका एक्चुअली एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना हम वो इसमें कर रहे हैं कि अगर बारिश हुई भी वी विल कलेक्ट दैट रेन रूफ में क्या मटेरियल लगा? ये जो ये हुआ मतलब सुपीरियर HDP? टाइप का ही HDP सुपीरियर टाइप का जो कि स्नो लोड तकरीबन अगर 2-2.5 2 फीट फीट भी होगा ये उसको It will bear sustain so that. galvanized quality of this is very good. It is all galvanized. It is galvanized material. Only the tables they are using maybe इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको तो इनमें normal MS का यूज़ किया
बट मे बी इसमें ज़रूरत नहीं है उतने हाई उसकी ज़रूरत नहीं है बट दिस ऑल इज गैल्वेनाइज्ड ऑलमोस्ट 60.65 G इज गैल्वेनाइज्ड 65 सीड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो पोटैटो नॉर्मली बासान कि खान खतर इस्तेमाल करान छि, वही हम सीड के लिए भी रखते हैं और एज सच उसको ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। जो सीड पोटैटो है वो डिफरेंट होता है और जो टेबल पोटैटो होता है वो टेबल डिफरेंट पे वाला है। यूजुअली हम कहते हैं जो बड़ा साइज है उसको हम टेबल के लिए रखेंगे और वो सीड है, सही है। मगर वो कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है। जो सीड पोटैटो होता है ना वो उन कंडीशंस में ग्रो किया जाता है कि वो सीड रहे, सही सीड रहे, क्वालिटी सीड रहे, तो उसकी जो ग्रोइंग कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वेयर पोटैटो। उसमें यूजुअली स्पेसिंग वगैरह कम रखी जाती है और सबसे बड़ी बात जो है उसमें जो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन या डिजीज़ इन्फेस्टेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कई बार बोला कि अगर एफिड इन्फेस्टेशन होगा, ज़्यादा होगा, तो उसमें वायरसेस के आने का भी ख़तरा होता है। तो पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उसमें एफिड इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करते हैं, चाहे स्प्रेज के ज़रिए करें, चाहे ग्रोइंग पीरियड मतलब टाइम ऑफ प्लांटिंग को थोड़ा आल्टर करके करें, वैसे करके कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको लाने का है वो ये इसलिए लाया गया है कि हम आपको दिखाएं, जैसे इस टाइम है मतलब इट इज़ द एंड ऑफ नवंबर है ना, तो यहाँ पे हमने एक क्रॉप लगाया हुआ था जिसको कि हम एज सीड इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्यूचर में। जैसे मार्च में जब प्लांटिंग होगी ये हमारा सीड होगा जिसको कि हम यूज़ करेंगे एज सीड क्रॉप। इस टाइम इसका जो ये फोलिएज है ये ऑलमोस्ट ड्राई होने लगी है, ख़त्म होने लगी है अब, क्योंकि इसका सीज़न हो गया है। जो इसको 120 डेज़ मिलने चाहिए सॉइल में वो हो चुके हैं, इसलिए इसका फोलिएज जो है वो सीनेसेंस में चला गया है, मर जाएगा, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम एज सीड पोटैटो यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में ले जा सकते हैं। अगर वेयर पोटैटो की कीमत से 20, 25, 30 रुपीज़ होती है, जो सीड पोटैटो होता है उसकी कीमत 60, 70, 80 रुपीज़ भी पर केजी हो जाती है। तो खुद आप देख सकते हैं कि जो सेकंड क्रॉप है पोटैटो का इन प्लेन्स, अगर हम बात करें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के प्लेन एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं जिनमें मई में क्रॉपिंग सीज़न होता है स्टार्ट, कुछ एरियाज़ हैं जिनमें एंड फरवरी या मार्च में क्रॉपिंग स्टार्ट होता है। तो वो एरियाज़ जो जिनमें सीज़न स्टार्ट होता है फरवरी मार्च में, उनमें हम एक क्रॉप फरवरी मार्च में स्टार्ट कर सकते हैं पोटैटो का, दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं फिर हम जुलाई अगस्त में। तो ये है जुलाई अगस्त वाली क्रॉप जिसको कि हम एज सीड यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आफ्टर इसमें सोइंग देन रिप्लांटिंग बीच में कितना इंटरवल है? कोई मतलब यू कैन अपरूट इट फ्रॉम दैट प्लेस, प्रिपेयर द स्टैकलिंग, ये स्टैकलिंग है, इसको प्रिपेयर किया गया है और आप उधर लगा सकते नॉर्मल हार्वेस्टिंग जब जैसे आप करते हैं उसके बाद निकाला, स्टैकलिंग ये शूट वगैरह कट किया एंड देन वहीं लगा सकते हैं विदिन 1 डे, वेट करने का। लेकिन आपको सोइंग के बाद ये हार्वेस्टिंग स्टेज पे पहले आना चाहिए। तो हार्वेस्टिंग के बाद देन इसका जो पर्पस होता है अपरूटिंग का ये भी है कि इसमें एप्लीकेबल फॉर दिस वैरायटी ओनली और नहीं ऑल फॉर ऑल द रूट वैरायटीज क्रॉप्स, जो भी रूट क्रॉप्स है ना उनको पहले हम अपरूट करते हैं, निकालते हैं। All the root crops. ऑल द रेडिश भी, हाँ गाजर, सबको निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको seed फिर के लिए। सिलेक्शन सीड के लिए जो होता है वो सिलेक्शन है। जैसे ये वाली टर्निप है यहाँ पे, दिस विल बी एन ऑफ टाइप। देखिए ये तो फार्मर नहीं चाहेगा ना, इसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो हम जब निकालेंगे, अगर हम ऐसे रखेंगे ज़मीन में, फिर इसका सीड भी निकलेगा एंड देन वी विल नॉट बी श्योर अबाउट इट्स क्वालिटी क्या था। पहले हम मिट्टी से बाहर निकालेंगे, देन वी विल सिलेक्ट द ट्रू टू टाइप। जैसे ये वाली है, वी विल नॉट बी सिलेक्टिंग दिस, वी विल थ्रो इट ऑफ। सो देन वी विल बी प्लांटिंग ऑल्सो ओनली दिस। जब इसका सीड आएगा वो फार्मर को देंगे, देन दिस विल बी अ क्वालिटी सीड। जो हम ट्रू टू टाइप सीड हाँ, बोलते true हैं to ना, type, एक genetically वैरायटी pure। की जो फीचर्स होनी चाहिए वही हम सिलेक्ट करते हैं। इस स्टेज पे सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद उसको प्लांट किया